सभी को नमस्कार। राजनीतिक विज्ञान के दूसरे पाठ जिसका नाम है स्वतंत्रता। आज हम स्वतंत्रता के प्रकार पर चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता की कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता का कि प्राकृतिक स्वतंत्रता है क्या। जहां प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक है उनका मानना है कि व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है, मन की मर्जी के अनुसार उसको पूर्ण छूट मिलनी चाहिए। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए प्राकृतिक रूप से उसको स्वतंत्र जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। उस पर समाज की और राज्य की किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। और इसके विषय में जो कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं रूसो, उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और परंतु वह प्रत्येक स्थान पर बंधनों से बंधा हुआ है। अर्थात इसका भाव यही है कि भाई मनुष्य तो स्वतंत्र, प्रकृति ने स्वतंत्र पैदा किया है, लेकिन बाद में समाज और राज्य इस पर प्रतिबंध लगाते हैं, स्थान स्थान पर उसको जो है बंधनों में बंधा है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन प्रत्येक स्थान पर वो है बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, तो वो है रूसो। अर्थात हम बात करें कि प्रकृति ने मनुष्य को स्वतंत्र पैदा किया है, उसमें दासता की अगर कोई भावना है ना, या उसकी मनुष्य की स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास किया गया है, तो वह समाज द्वारा दी गई है। और इसका भाव यही है कि भाई अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई कमी आती है तो वो प्रकृति ने नहीं दी है बल्कि समाज द्वारा कम किया गया है। और लेकिन अधिकांश विचारक इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि निरंकुश जो स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है और प्राकृतिक स्वतंत्रता केवल जंगल में ही हो सकती है, लेकिन वास्तव में वो स्वतंत्रता है ही नहीं। जो लोग ये मानते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल जंगल राज में है, तो अधिकांश लोगों का मानना है कि वो जो जंगल राज की स्वतंत्रता वास्तव में वो स्वतंत्रता नहीं है। सच्चे अर्थों में हम अगर बात करते हो राजनीतिक दृष्टि से संगठित समाज में ही पाई जाती है। अर्थात स्वतंत्रता व्यक्ति को केवल संगठित समाज में ही उसको प्राप्त हो सकती है और उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा हो सकती है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे, नागरिक स्वतंत्रता। ये नागरिक स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता के बिल्कुल उलट है। जहाँ प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है वो समाज और राज्य की प्रतिबंधों को नकारता है, जबकि नागरिक स्वतंत्रता के समर्थकों का मानना है कि केवल व्यक्ति को स्वतंत्रता समाज में और राज्य द्वारा ही मिल सकती है। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक स्वतंत्रता के उलट है। और प्राकृतिक स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से पहले मानी जाती है और नागरिक स्वतंत्रता राज्य के द्वारा सुरक्षित की जाती है कि राज्य ही जो है स्वतंत्रता का असली जो है रक्षक है। यहाँ तक गैटल ने भी कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता में वे अधिकार और विशेषताएं शामिल है जिसने राज्य की अपनी प्रजा के लिए बनाया है। और इसके साधारण शब्दों में अर्थ यही कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की सीमा के अंदर ही अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता समानता है, लेकिन कानूनों के दायरे में ही। और वर्कर ने भी इसके बारे में कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता के 3 प्रकार उन्होंने बताया है कि नागरिक जो स्वतंत्रता इसके 3 प्रकार हैं। शारीरिक स्वतंत्रता जिसमें जीवन जीने, स्वास्थ्य, घूमना फिरना आदि शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य जिसमें विचारों को अभिव्यक्त करना, विश्वासों को प्रकट करना आदि शामिल है। और व्यवहारिक स्वतंत्रता जिसमें दूसरे व्यक्तियों के साथ साथ संबंधों और समझौतों की स्वतंत्रता शामिल है। कहने का साधारण अर्थ यही है कि ये जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें व्यक्ति अब राज्य की उपस्थिति या राज्य का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। कि शारीरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता में, इन तीनों में ही व्यक्ति को किसके साथ में संबंध स्थापित करने हैं, समझौते स्थापित करने हैं, अपने विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता, घूमना फिरना, स्वास्थ्य, जीवन, इन विषयों में राज्य का इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं चाहते। तीसरा है हमारे पास में
कि आर्थिक स्वतंत्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीवन अगर एक गाड़ी है तो आर्थिक जो धन संबंधी क्रियाएं हैं वो उस गाड़ी की फ्यूल का या ईंधन का काम करती हैं। उसके बिना लेनिन ने कहा था कि नागरिक स्वतंत्रता जो है आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है, कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता की हम बात करें कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए रुपए पैसे रोजगार की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको अधिक से अधिक धन कमाने की पूर्ण रूप से उसको छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ऐसी आर्थिक व्यवस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए जिसमें व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अन्य व्यक्तियों के अधीन न रहे, अर्थात व्यक्ति राज्य के द्वारा व्यक्ति के लिए ऐसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वो चाहे रोटी कपड़ा मकान की बातें हैं या उसकी जो भी मूलभूत चीज़ें हैं, तो उस मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। सभी को अपनी आर्थिक उन्नति और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिले, जिसमें मजदूरों को काम करने का हो, जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है उसको काम करने का जो है अधिकार मिले, उचित मजदूरी मिले अगर उसको काम किया है तो, और अवकाश पाने का, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे, दुर्घटना की अवस्था में आर्थिक सहायता, ये सभी उसमें शामिल है। तीसरा महत्वपूर्ण है, माफ कीजिए, चौथा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ देश की साथ जुड़ाव है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता, अर्थात जनता की राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता तभी तक संभव है जब तक राष्ट्र पूर्ण रूप से प्रभु संपन्न है। प्रभु संपन्न का मतलब ये होता है कि एक राज्य अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का आर्थिक राजनीतिक दबाव नहीं है, तो उस राज्य को प्रभु संपन्न राज्य माना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता समाजवाद को नष्ट करना चाहती है, जिसमें विश्वास नहीं रखती है। समाजवाद में एक नया शब्द है समाजवाद। समाजवाद का मतलब ये होता है कि लगातार अपने क्षेत्र में विस्तार करना, नए नए उपनिवेश बनाना, अपनी जो सीमा है उसका विस्तार करना, दूसरे राज्यों को अपने नियंत्रण में लेना, दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करना। पांचवा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो व्यक्ति का जीवन है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभाव उन कार्यों करने की स्वतंत्रता से जिसमें व्यक्ति अपने जीवन जीने से संबंधित है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। वस्त्र पहनना, कोई व्यक्ति जैसे जिस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं उसकी छूट होनी चाहिए, राज्य समाज को उससे आपत्ति नहीं होना चाहिए। रहन सहन है, पारिवारिक जीवन है, विवाह है, इस प्रकार की स्वतंत्रता में व्यक्ति राज्य से हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है, ये खास बात। छठा जो प्रकार है वो है राजनीतिक प्रकार। राजनीतिक स्वतंत्रता, और राजनीतिक स्वतंत्रता हमेशा ही राजनीति और कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती है, और इसके लिए कुछ ही चीज़ें हैं कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को उन्नत और विकसित करने के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त है उनका यह स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करने की शक्ति है कि व्यक्ति को जो भी राजनीतिक अधिकार हैं, अब ये राजनीतिक अधिकार कौन कौन से इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसको बिना किसी दबाव के या पूर्ण स्वतंत्रता के साथ प्रयोग करने की शक्ति है। लोस्की ने कहा था कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्य की कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति से है। सातवां है कि धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ, प्रचार प्रसार, आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को व्यक्तिगत मामला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से लेकर के 36 तक दिए गए हैं, उनमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, छोड़ सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन इसमें जो खास बात है कि राज्य हमारा, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है। और अंतिम है कि नैतिक स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती, बल्कि आंतरिक मनोवैज्ञानिक भावना है। इस सेंटेंस का मूल भाव यही है कि जो नैतिक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के अंदर होती है। नैतिकता राज्य के द्वारा उस पर थोपी नहीं जा सकती, वो एक मनोवैज्ञानिक भावना है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का अगर आप सम्मान करना चाहते हैं तो बलपूर्वक उसका सम्मान नहीं करवाया जा सकता। वो सम्मान उसकी आपकी नैतिकता, आपकी मूल भावना पर निर्भर करता है कि आप उसके प्रति जो है समर्पण रखते हैं। और जिसे मनुष्य अनुभव करता है यह व्यक्ति के आचरण और व्यवहार पर ही निर्भर करती है। राज्य इसके लिए व्यक्ति पर दबाव नहीं बना सकता। जैसे माता पिता की सेवा करना और सत्य बोलना, ये आपके जो है आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। अतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार या रूप होने के बावजूद व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुत अधिक महत्व है। और ये नैतिकता से संबंधित है कि जब भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनको रोड क्रॉस करना, उनकी मदद करना हमारा जो नैतिक कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हम लापरवाही से गाड़ी चलाएं या हम उसका अनादर करें। तो ये स्वतंत्रता के प्रकारों पर हमने आज चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से सभी प्रकार समझ में आए होंगे। थैंक यू।